जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 2 जुलाई 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है VVG रामजी अधिनियम 2025 कब लागू हुआ है? आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2026 को। तो इस क्वेश्चन में आप स्टार जरूर कर लें और इसकी जितने भी बातें हैं उनको आप नोट जरूर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो VVG रामजी अधिनियम 2025 1 जुलाई 2026 को लागू हो गया है भारत में। ठीक है, इसका पूरा नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो ये फुल फॉर्म नोट कर लें। 1 जुलाई 2026 को ये लागू हुआ है और इसका उद्देश्य है ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी प्रदान करना। और ये जो अधिनियम है ये किस अधिनियम के स्थान पर लागू किया गया है? तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा 2005 के स्थान पर लागू किया गया है। यानी अभी तक मनरेगा लागू था, अब उसके स्थान पर VVG रामजी अधिनियम 2025 लागू हुआ है। दोस्तों, VVG रामजी अधिनियम 2025 के कुछ प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं। तो इसमें रोजगार की गारंटी दी गई है 125 दिन की। मनरेगा में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई थी, इसमें 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है ग्रामीण परिवार को। और इसमें कार्य का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा, यानी कि ग्राम सभा में कौन सा कार्य होना है उसका चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, इसमें मजदूरी के भुगतान की बात कही गई है 15 दिनों के भीतर। और इसमें जो जॉब कार्ड होगा वो eKYC सत्यापित कार्ड ही मान्य होगा। पहले जो मनरेगा था उसमें पूरा खर्चा केंद्र सरकार के द्वारा उठाया जाता था, लेकिन अब ये जो VVG रामजी अधिनियम है इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों खर्चा उठाएंगी। तो राज्यों को भी अब 10% से लेकर 40% तक पैसा देना होगा। और दोस्तों, इस अधिनियम में ये भी कहा गया है कि 60 दिनों तक रोजगार नहीं दिया जाएगा, यानी कि बोवाई और कटाई का जो समय होता है 60 दिन का, उसमें रोजगार नहीं दिया जाएगा, ताकि जो मजदूर हैं वो बोवाई और कटाई के लिए उपलब्ध हो सकें। मनरेगा की भी बात कर लेते हैं। तो मनरेगा का जो फुल फॉर्म है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2005 में लॉन्च हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसमें रोजगार की जो गारंटी थी वो 100 दिन की थी, और अब VVG रामजी में कितने दिन की हो गई? 125 दिन की हो गई है। मनरेगा का लक्ष्य था आजीविका सुरक्षा। और ग्राम सभा की भूमिका की बात करें तो ग्राम सभा के द्वारा ही कार्यों का चयन किया जाता था। भुगतान का समय 15 दिन था। और मनरेगा में जो जॉब कार्ड लागू होता था वो फिजिकल वाला या eKYC दो में से मतलब दोनों इसमें लागू हो जाते थे। लेकिन अब जो VVG रामजी है उसमें केवल eKYC वाला ही लागू होगा। तो दोस्तों, जो मनरेगा एक्ट था वो आया था कांग्रेस के समय, मनमोहन सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। और जो VVG रामजी अधिनियम है ये मोदी जी के समय आया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कहां से की है? आंसर हो जाएगा सहारनपुर। तो सहारनपुर से उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है, क्योंकि अब स्कूल खुल चुके हैं। तो अब स्कूल चलो अभियान 2026-27 शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो ये इसका दूसरा चरण है। 1 जुलाई 2026 से ये शुरू हुआ है, सहारनपुर से इसकी शुरुआत हुई है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बच्चों का प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना, यानी कि बच्चे स्कूल तक पहुँचें और सभी बच्चे वहाँ तक पहुँचें, इसके लिए ये अभियान चलाया गया है। स्कूल चलो अभियान की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य यही है कि 100% नामांकन करवाया जाए, यानी कि मतलब जो बच्चे हैं वो 100% स्कूल तक पहुँचें। इसके अलावा ड्रॉप आउट को कम करना, यानी कि जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं इस रेशियो को कम करना, तो सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना स्कूल चलो अभियान का मुख्य उद्देश्य है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर एजुकेशन की बात हुई है तो आपको एक अधिनियम जरूर याद रखना है, वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो आरटीई अधिनियम 2009 है, ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। कई बार एग्जाम में यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होती है, 2009 वाला भी ऑप्शन आ जाता है, लेकिन ये जो आरटीई अधिनियम 2009 है, ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। और इसका जो संवैधानिक अधिकार है वो अनुच्छेद 21A है, और इसमें बच्चों की जो शिक्षा की आयु है वो 6 से 14 वर्ष बताई गई है, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना एक मौलिक अधिकार बताया गया है, और इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। और जो आरटीई अधिनियम 2009 है, इसमें क्या किया जाता है कि जो निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उसमें 25% जो सीटें हैं वो कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए रिजर्व की जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी को कौन सा उपहार भेंट किया है? आंसर हो जाएगा इसका मुरादाबाद का पीतल का कलात्मक कछुआ। तो देखिए दोस्तों, मोदी जी जब किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को, वहाँ के नेताओं को बहुत सारे उपहार देते हैं। जैसे अभी कुछ समय मेलोडी काफ़ी फेमस थी, उसी प्रकार से अब सेशेल्स के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी, उनको उन्होंने मुरादाबाद का जो पीतल का कलात्मक कछुआ है ये प्रदान किया है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि सेशेल्स के नेताओं को पीएम मोदी ने कौन सा उपहार दिया है। तो राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी को मुरादाबाद का पीतल का कलात्मक कछुआ प्रदान किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और इसकी विशेषता है प्रसिद्ध मुरादाबादी पीतल शिल्प कला का ये उत्कृष्ट नमूना है। और वहाँ की संसद की जो स्पीकर हैं अजारेल अर्नेस्टा, उनको उन्होंने टोडा कढ़ाई वाली शॉल प्रदान की है, और ये तमिलनाडु के नीलगिरी से संबंधित है, और ये टोडा जनजाति की पुखूर हस्त कढ़ाई तकनीक है। इसके अलावा दोस्तों, जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं सेबेस्टियन पिल्लई, उनको उन्होंने सिक्किम की आर्किड पेंटिंग प्रदान की है। ये सिक्किम राज्य से संबंधित है, और राष्ट्रीय पक्षी मोर एवं आर्किड फूलों का इसमें चित्रण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। और वहाँ की जो फर्स्ट लेडी हैं वेरोनिक हार्मनी, उनको क्या प्रदान किया है? तो उन्होंने महेश्वरी सिल्क स्टॉल, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, और बिदरी शिल्प का बॉक्स, जो कि कर्नाटक से संबंधित है। तो ये दोनों प्रदान किए हैं वहाँ की फर्स्ट लेडी को। और इसके अलावा वहाँ की जो सेकंड लेडी हैं, उन जिनका नाम है लीना पिल्लई, उनको उपहार में कांचीवरम या कांजीवरम सिल्क फैब्रिक प्रदान किया है। ये तमिलनाडु से संबंधित है, और इसकी विशेषता है ये भारत की प्रसिद्ध रेशमी बुनाई परंपरा है। तो दोस्तों, ये उपहार जरूर आप नोट कर लें कि किसको कौन सा उपहार दिया है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सनाए ताकाइची किस देश की प्रधानमंत्री हैं जो 1 से 3 जुलाई 2026 तक भारत की यात्रा पर रहेंगी? आंसर हो जाएगा जापान। तो दोस्तों, जापान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं सनाए ताकाइची, वो अब भारत की यात्रा पर आई हैं। ठीक है, तो उनकी ये जो यात्रा होगी ये 1 से 3 जुलाई 2026 तक होगी। नई दिल्ली में इनकी यात्रा होगी। और दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यात्रा है, क्योंकि जो सनाए ताकाइची हैं ये पहली अपनी आधिकारिक यात्रा पर आई हैं भारत की, और इस यात्रा के दौरान वे 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। इसके अलावा भारत और जापान के बीच जो द्विपक्षीय सहयोग है इसकी समीक्षा की जाएगी, विस्तार किया जाएगा, और ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो ये यात्रा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सनाए ताकाइची किस देश की पीएम है, तो आपको यह बताना है ये जापान देश की पीएम है। और इनके बारे में एक बात और याद रखिएगा कि ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है। जापान को भी देख लेते हैं। तो जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो, और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो है जापानी, और जापानी एन यहाँ की करेंसी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एन किस देश की करेंसी है, तो ये एन है जापान की करेंसी, और पीएम है सनाए ताकाइची। और जो जापान है यहाँ पर 4 मुख्य द्वीप हैं, जिसमें
होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ये 4 प्रमुख द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के 9 वर्ष कब पूरे हुए हैं? आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2026 को। ठीक है, तो 1 जुलाई 2026 को जीएसटी के 9 साल पूरे हो गए हैं। जीएसटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था, तो 2017 से 2026 तक 9 साल पूरे हो गए हैं जीएसटी के। और इसका सिद्धांत है वन नेशन वन टैक्स। तो पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे, उसके स्थान पर एक टैक्स लागू किया गया था जिसे जीएसटी बोला गया। दोस्तों, जीएसटी का जो संवैधानिक आधार है वो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये जीएसटी से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद बनाई गई थी। इसका उद्देश्य है पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू करना। अब जीएसटी 2.0 को भी समझ लेते हैं, जो कि 2025 से लागू किया गया है। तो 22 सितंबर 2025 से जीएसटी 2.0 को लागू किया गया है, यानी जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे नियम 2025 में बदले गए हैं, तो इसे जीएसटी 2.0 नाम दिया गया है, जो कि 22 सितंबर 2025 से लागू किया गया है। तो दोस्तों, जीएसटी 2.0 में 4 स्लैब हैं, जिसमें 0% है जिसमें आवश्यक वस्तुएं आती हैं, 5% वाला एक स्लैब है जिसमें दैनिक उपयोग की वस्तुओं को शामिल किया गया है, 18% वाला एक स्लैब है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं शामिल की गई हैं, और इसमें एक 40% वाला भी स्लैब है जिसमें लग्जरी कारें, तंबाकू, पान मसाला, इन सभी को शामिल किया गया है। और जीएसटी संशोधन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? असम। और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तेलंगाना। जीएसटी कानून सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन है? तेलंगाना। विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ पर लागू हुआ था? फ्रांस में 1954 में। जीएसटी के 3 प्रकार होते हैं, जीएसटी जो केंद्र सरकार के द्वारा है, और जीएसटी राज्य सरकार, और जीएसटी ये अंतर्राज्यीय है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोमनाथ घोष को किस देश में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो सोमनाथ घोष जो हैं वो मलेशिया में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं। तो मलेशिया में भारत के नए हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त बने हैं सोमनाथ घोष, जो कि 1997 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, और ये पहले भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में शिकागो में भी काम कर चुके हैं। मलेशिया के बारे में अगर हम बात करें तो कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। इब्राहिम इस्कंदर यहाँ के सम्राट हैं, प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, और मलेशियाई रिंगित यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, अग्निकुल कॉस्मोस ने किस देश की कंपनी आईएसई के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा फिनलैंड। तो दोस्तों, भारत का स्पेस स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, तो उसने हाल ही में फिनलैंड के आईएसई नामक कंपनी के साथ समझौता किया है, और ये जो समझौता हुआ है इसका उद्देश्य भारत में सिंथेटिक एपर्चर राडार उपग्रहों का डेवलपमेंट करना। तो सिंथेटिक अपर्चर राडार क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। तो यह एक उन्नत राडार इमेजिंग तकनीक है। यह दिन तथा रात तथा बादलों के पार भी पृथ्वी की स्पष्ट तस्वीरें ले सकता है। तो इस प्रकार के सैटेलाइट डेवलप करने के लिए अग्निकुल कॉस्मोस नामक कंपनी ने फिनलैंड की आईएसई कंपनी के साथ समझौता किया है। अग्निकुल कॉस्मोस की अगर हम बात करें तो 2017 में इसकी स्थापना हुई थी, और यह एक भारतीय स्पेस स्टार्टअप है। मुख्यालय इसका चेन्नई तमिलनाडु में है। इसकी विशेषता है ये 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डेवलप करने वाली कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाज बटालियन का गठन किसने किया है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा बाज बटालियन का गठन किया गया है। तो यह एक नई ड्रोन यूनिट है। ठीक है, तो इसका गठन भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य आधुनिक युद्ध में ड्रोन की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, तो ये ड्रोन की एक यूनिट बनाई गई है। इसका मुख्य काम है सरहद की निगरानी करना, खुफिया जानकारी कलेक्ट करना और सटीक हमला करना। इसमें
प्रमुख ड्रोन कौन कौन से शामिल किए गए हैं, तो इसमें हेरॉन ड्रोन और हेमीज ड्रोन ये सभी शामिल किए गए हैं और इनको LAC और सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन 28-29 जून 2026 को नई दिल्ली में हुआ है, जिसकी थीम क्या थी, विकसित ग्राम विकसित भारत। और इसकी अध्यक्षता किसने की है, शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान जी की अभी एक बुक बहुत फेमस रही है, उसका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि शिवराज सिंह चौहान जी की कौन सी बुक अभी हाल ही में चर्चा में रही है और वो बुक हाल ही में लॉन्च भी हुई है, ठीक है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य है विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांवों का डेवलपमेंट करना। और इस सम्मेलन में एक प्रमुख पहल शुरू की गई है जिसका नाम है सरस शक्ति संग्रह, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बढ़ावा देना और आर्थिक सशक्तिकरण कर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के 51वें उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा आशुतोष दीक्षित। तो दोस्तों, आशुतोष दीक्षित हाल ही में भारतीय वायुसेना के 51वें उप प्रमुख बने हैं। 1 जुलाई 2026 को उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। उन्होंने एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। भारतीय वायुसेना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना होती है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और नभः स्पर्शम दीप्तम इसका आदर्श वाक है। दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां एक बार देख लेते हैं। तो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना प्रमुख बने हैं। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के CM, C जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, रूमेन रादेव बुल्गारिया के प्रधानमंत्री, लॉरा वी फर्नांडिस डेलगाडो कोस्टा रिका के राष्ट्रपति, डॉक्टर हरवंश चावला ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष और R मुकुंदन CII के अध्यक्ष बने हैं 2026-27 के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लुसेंट का कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, तो कॉम्बो पैक को भी प्राप्त कर लें। चलिए दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। भारतीय सेना के 31वें प्रमुख कौन बने हैं, धीरज सेठ। भारत ने विश्व रोइंग कप में कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड। भारत सऊदी अरब जल संसाधन सहयोग समझौता कहाँ हुआ है, जिद्दा। रिमपैक 2026 समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, हवाई। हाल ही में HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं, राजीव कुमार। हाल ही में ई सुश्रुत क्लिनिक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है, JP नड्डा। 71वां अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया जाएगा, डॉक्टर फ्लोरेंस रेबियर को। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय चार्टेड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। CBDT के अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्त किसे किया गया है, रवि अग्रवाल को। US ओपन बैडमिंटन 2026 में पुरुष एकल के उप विजेता कौन रहे हैं, किदाम्बी श्रीकांत। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 29 जुलाई बताया हुआ है। दोस्तों, आज आपके लिए क्वेश्चन है, VVG रामजी अधिनियम 2025 में कितने दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप ये सभी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिल जाएंगे।